हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। सो इंट्रोडक्शन हम महाराष्ट्र स्टेट कब है ना एग्जिस्टेंस में आया था, मतलब ये कब एग्जिस्ट हुआ, कब है ना महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म में आया। तो ये 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 को, इसीलिए तो हम 1 मई 1960 को महाराष्ट्र डे करके सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर 1 मई को है ना महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो द स्टेट इकोनॉमी हैज अचीव्ड डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस, मतलब इसका एक अलग ही इसको स्टेटस मिला हुआ है। इसका कंट्रीब्यूशन, इसको जो कंट्रीब्यूशन मिला है इसके पीपल से, यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से इसे एक अलग ही है ना इसका औहदा इसको मिला है, रिसीव हुआ है महाराष्ट्र स्टेट की इकोनॉमी को, इस स्टेट की इकोनॉमी को। अभी यहाँ पर ये जो मैप दिया हुआ है तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हम देखेंगे कि ना इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है महाराष्ट्र में। तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से द स्टेट हैज डिवाइडेड इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें 36 डिस्ट्रिक्ट्स है अंडर, जो किसके अंडर में आते हैं, 6 रेवेन्यू डिविजन्स के अंडर में आते हैं, जिसमें है ना मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर, ये 6 रेवेन्यू डिविजन है जिसके अंडर में ये 36 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे मैप में देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये मुंबई, देन यहाँ पे पूरा का पूरा ये मुंबई के अंडर में आता है, ये मुंबई, एंड देन यहाँ पे ये नासिक डिवीजन, देन अमरावती डिवीजन, देन औरंगाबाद डिवीजन एंड पुणे डिवीजन एंड द लास्ट नागपुर डिवीजन। तो टोटल 6 डिविजन्स इसके रेवेन्यू डिविजन्स हैं जिसके अंडर 36 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। नाउ यहाँ पे अभी इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र की इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला जो फीचर है कि महाराष्ट्र ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री स्टेट है हमारी कंट्री में ये सबसे टॉप पे नहीं है लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इन अ कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, इस स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 11.24 करोड़ है ड्यूरिंग 2011, मतलब 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 11.24 करोड़ की पॉपुलेशन है। नाउ सेकेंड, महाराष्ट्र है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है, महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इन द कंट्री में इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम मेजर अगर करते हैं इसको तो अबाउट है ना 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की एरिया है, 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, और ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री का। नाउ इट इज अ मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, मतलब इसमें सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है यहाँ के सिटीज एंड टाउन्स में। तो इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है विथ 45.20% की पॉपुलेशन, इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। इसकी जो इसमें 45.20% की जो पॉपुलेशन है वो है ना टाउन्स एंड सिटीज में रहती है। एंड देन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से यहाँ का जो मेल एंड फीमेल रेशियो है, जो सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र, मेल एंड फीमेल का रेशियो जो हम बोलते हैं, तो हर 1000 मेल के पीछे 929 फीमेल्स है। यहाँ पे भी फीमेल के आंकड़े कम है, फीमेल है ना कंपेरेटिव टू मेल्स कम है, लेस है। नाउ फिफ्थ जो फीचर है वो है कि द स्टेट की जो लिटरेसी रेट है, यहाँ की जो एजुकेशन लिटरेसी साक्षरता वाली जो रेट है वो 82.3% है एज पर द 2011 सेंसस के हिसाब से 82.3% है यहाँ पर।
देन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से महाराष्ट्र इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के हिसाब से द स्टेट हैड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाईएस्ट है यहाँ पर। एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम का भी एसपीसीआई इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट, अगर हम दूसरे स्टेट्स की तुलना के हिसाब से तुलना करें तो इसका जो जीएसडीपी दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट है यहाँ पर महाराष्ट्र में। नाउ द स्टेट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, और इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है महाराष्ट्र में। एंड टेक्नोलॉजिकल वे में भी ये एडवांस्ड स्टेट है। एंड डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। नाउ 8th यहाँ पे महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन, मतलब सभी को पसंद है। जैसे क्रिएटिविटी, यहाँ पे इनका जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म को लेकर। तो इसीलिए महाराष्ट्र में जो मुंबई है उसे हम है ना यहाँ पे जो मुंबई है वो हमारी हम फाइनेंस के हिसाब से उसको फाइनेंशियल कैपिटल हम बोलते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में जो मुंबई है वो फाइनेंशियल कैपिटल है कंट्री की। नाउ इकोनॉमिक के हिसाब से, नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र शासन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर डिवाइडेड है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, देन इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। थर्ड वन है सर्विस सेक्टर। तो आज के इसमें वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर तक कवर अप करेंगे। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है, बहुत ही खासा योगदान है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, एलाइड मतलब रिलेटेड एक्टिविटीज का। नाउ एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है और उसकी जो रिलेटेड एक्टिविटीज का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल इन द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, दैट इज GSVEA, टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड दैट इज GSVA में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 12.2% का है ड्यूरिंग 2016-17 में एज अगेंस्ट 15.3% ड्यूरिंग 2001-2 में। तो 2001-2002 में जो कंट्रीब्यूशन था वो 15.3% का था। तो इसमें गिरावट रिकॉर्ड की गई है, इसमें जो डिक्लाइन है ना ओवर अ पीरियड, इसमें डिक्लाइन ये जो GSVD है यहाँ पे जो GSVA है उसमें ना गिरावट रिकॉर्ड की गई है। पहले ये 15.3% का था और अब ये 2016-17 के आंकड़ों के हिसाब से 12.2% की रिकॉर्ड हुई है। नाउ यहाँ पे कौन से ऐसे जनरल प्रॉब्लम्स है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको फेस करने पड़ रहे हैं, कौन से मेजर प्रॉब्लम्स है, जनरल प्रॉब्लम्स है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर महाराष्ट्र में फेस कर रहा है। तो हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये जो ग्रोथ रेट जो पहले 15.3% का था वो रिकॉर्ड हुई है, वो दर्ज हुई है 12.2% 2016-17 में। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये है ना डाउन हो गई है रेट। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम अगर इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है कि जो एवरेज साइज है जो लैंड की, जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है वो डिक्रीज हो गई है, हैज बीन डिक्रीज, वो डिक्रीज हो गई है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसकी वजह से है ना जो फार्मिंग प्रोडक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसमें डिक्रीज आ गया है। इट लीड्स टू द लो प्रोडक्टिविटी, लो फार्मिंग प्रोडक्टिविटी हो गई है इसी की वजह से। नाउ सेकेंड इसका रीजन है कि मार्जिनल फार्मर्स है, जो छोटे छोटे फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, तो उनको उनके पास में जो वो इंक्रीज हो गए, उनमें नंबर ऑफ जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वो इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि लैंड अवेलेबल नहीं है।
लैंड अवेलेबल नहीं है, तो फिर इनमें भी जो इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन जो है वो मार्जिनल फार्मर्स बोलेंगे तो क्या होता है, इसका मतलब जो फार्मर्स है जो एज अ ओनर या फिर वो टेनेंट या फिर टेनेंट एज अ टेनेंट वो काम करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में इंक्रीज होने की वजह से मोस्टली ये फार्मर्स है ना पुअर काइंड के फार्मर हो गए, क्योंकि इनके पास है ना जो लैंड की होल्डिंग है या तो वो बहुत ही छोटा टुकड़ा जमीन का टुकड़ा है इनके पास में, या फिर है ना उनको क्या होता है कि वो डेप्ट के अंडर है ना वो इतना ज्यादा उन्होंने लोन लेके रखा है कि उनके सर पे इतना वजन है कि वो अपना जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन है वो भी लिमिटेड हो गया है, लैंड उनको सेल ऑफ कर देना पड़ रहा है लोन की वजह से, तो इंक्रीज हो गया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में। ये एक कारण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रही है। देन थर्ड है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा है ना ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो खाद है, केमिकल वाली खाद और पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, और तो उसकी वजह से है ना जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी कम हो रही है और सॉइल डिग्रेड हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है और उसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है आउटपुट पे, एग्रीकल्चरल आउटपुट पे। देन फोर्थ पॉइंट है एग्रीकल्चरल इनडेप्टेडनेस। इसका इनडेप्टेडनेस मतलब उन पे इतना लोन का वजन पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो लोग इनकैपेबल है, फार्मर जो है वो लोन पेड ऑफ करने में सक्षम नहीं है। लोन तो ले लेते हैं, लोन मिल जाता है, लेकिन बाद में वो लोन पे नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम। उनकी जो इनकम है वो कम है या उनके जो एक्सपेंडिचर्स है वो बहुत है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, तो इसके वजह से है ना उनका जो लोन है, डेप्ट है, वो बढ़ते जाता है, एक्यूमुलेट होते जाता है और इंटरेस्ट भी पेंडिंग रह जाता है। तो इस वजह से भी है ना एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रॉब्लम्स आ रही है। देन पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। तो ये क्या है कि ये जो फार्मर्स है इनको प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ द जो नए जो लैंड रिफॉर्म्स आए हैं वो पुअर है, उसमें उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है। भले गवर्नमेंट बहुत सारे है ना बहुत सारी इन लोगों के लिए पॉलिसीज लेके आ रही रहेगी, लेकिन वो है ना प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं हो पा रही है और प्रॉपर अडॉप्ट नहीं हो पाने की वजह से उनका एडवर्सली है ना क्रॉपिंग पैटर्न्स पे इफेक्ट हो रहा है। जो प्रपोर्शन ऑफ एरिया है जो यूज होती है क्रॉप के लिए एट द पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसका प्रॉपरली है ना उसका सीक्वेंस है वो प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से जो कंपल्सरी जो डिवीजन है एग्रीकल्चरल का लैंड एंड रीएलोकेशन के लिए सेम लैंडलेस पीपल के लिए, तो वो सही नहीं होने के वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। नाउ ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। तो जो जमीन है उसको जब पानी नहीं मिल पाएगा तो उस पर क्रॉप अच्छी नहीं हो पाएगी, फार्मिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, तो फार्मर्स को इसके वजह से भी प्रॉब्लम एराइज हो रही है क्योंकि जो जमीन है वो ड्राई लैंड है और प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, मतलब पानी जो मिलना चाहिए फसलों को वो सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, स्कैरसिटी है, वाटर की कमी है, रेन हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये सिचुएशन की वजह से है ना जो एग्रीकल्चरल सेक्टर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देन लैक ऑफ कैपिटल। अभी लैक ऑफ कैपिटल की बात करें तो जो फार्मर्स है वो लोग वो एबल नहीं है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनरी को अडॉप्ट कर सके, प्रोडक्शन टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सके, क्योंकि उनके पास उतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। तो जो इसकी वजह से जो है ना ग्रोथ है ना जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गया है। देन 8th वन इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स। तो जो रूरल एरियाज को जो डेवलप करने के लिए जो प्लान्स है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। इसके वजह से है ना जैसे कि पुअर कनेक्टिविटी विद अर्बन एरियाज में प्रॉपर रोड्स नहीं अवेलेबल है, कनेक्टिविटी सही नहीं है, तो वो पुअर कनेक्टिविटी का भी खासा इस पे इम्पैक्ट हो रहा है कि वो रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो उसकी एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। देन 9th लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज की जैसे
से बात करें तो मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, फार्मर्स को है ना बहुत ही डिफिकल्टी होती है कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंच नहीं पा रहे, टू रीच द कंज्यूमर्स, एंड इसी वजह से वो लोग अनेबल होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सही टाइम पे अप्रोप्रिएट प्राइसेस पे वो सेल ऑफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। देन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, जो क्लाइमेटिक चेंजेस है जो एग्रीकल्चरल जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो मेनली मानसून पे डिपेंडेंट है, हम सभी जानते हैं। अगर है ना बिना समय की बिना रुत की बारिश अगर आती है तो उसका असर है ना इसमें फार्मिंग पे होता ही है। तो ये सेक्टर को है ना एडवर्स क्लाइमेटिक अगर चेंजेस होते हैं, कोई इफेक्ट होते हैं तो वो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। जैसे कहीं पे भी है ना बिना रुत की अगर बारिश होती है तो हम देखते हैं कि हर चीज के भाव बढ़ जाते हैं। जैसे अभी ऑनियंस की फसल है वो खराब हो गई, डैमेज हो गई बिकॉज ऑफ द ये जो फ्लड अचानक जो बारिश आने की वजह से। तो इन सब का है ना एडवर्स इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर को फेस करने पड़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स है ना वो गवर्नमेंट ने अंडरटेक किए हैं ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के हिसाब से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स है ना गवर्नमेंट ने लिए हैं, मतलब कौन कौन से सॉल्यूशंस उन्होंने ट्राई आउट किए हैं, टूल्स उन्होंने फाइंड आउट किए हैं कि प्रॉब्लम्स दूर हो सके। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स, गवर्नमेंट है ना फार्मर्स को है ना सही भाव पे रीजनेबल रेट पे है ना क्वालिटी सीड्स है ना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही है। देन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब यहाँ पे ये जो आउटलेट्स मतलब जो सेल ऑफ करती है, जो शॉप्स है आउटलेट्स है, मतलब सेल ऑफ करने वाली जो शॉप्स है उसमें उन्होंने ना आउटलेट्स को इंक्रीज किया है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन थर्ड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब जो सिंचाई, इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है हिंदी में। तो गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे रिसोर्सेज डेवलप किए हैं ताकि वो है ना फार्मर्स को जब भी अपने फसलों को पानी देना हो तो वो है ना प्रॉपर वाटर वो प्रोवाइड कर सके। देन फोर्थ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप्स है, जो एग्रीकल्चर में पंप्स के थ्रू वाटर जो खींचा जाता है तो उसको गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मतलब सही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम डिमांड पे ऑन डिमांड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट ने किया है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर द रिक्वायरमेंट्स, जब तब अगर लोन की छोटे मोटे लोन की फार्मर्स को जरूरत पड़े, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो तो गवर्नमेंट वो पूरा करके देने का काम कर रही है। देन सिक्स्थ सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, मतलब APMC सेटअप कर रही है गवर्नमेंट ने, APMC सेटअप की है ताकि है ना यहाँ पर जब गवर्नमेंट को इसमें इनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर सके। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स एंड हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर्स उन्होंने गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी सेटअप किए फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि है ना वो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, कंज्यूमर्स तक अपने सामान को फार्मर्स पहुंचा सके। देन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट उनमें जागरूकता लाने का काम किया है। एंड उनका जो एम है कि ताकि विद द ये कैसे उन्होंने पॉसिबल हुआ है, तो विद द यूज ऑफ मास मीडिया फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाने के लिए इसको गवर्नमेंट है ना इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है थ्रू द यूज ऑफ मीडिया, बाय यूजिंग द मास मीडिया यूज करते हुए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर एंड ये जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी के जो फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को शेयर करना है एंड लाइक करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।